हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल जेएस बाय किरण यादव पे स्वागत है। आज की क्लास में हम जो एमसीक्यू सोल्व करें लैब असिस्टेंट का जो आपका एग्जाम होने हैं उसके लिए जो बायोलॉजी के एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ एमसीक्यू है वो आज हम सोल्व करेंगे। पिछली जो 2 क्लासेज हो चुकी उसमें भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किए हैं। जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से वो क्लासेज पे आप जरूर से जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, हनी इज केमिकली, हनी है वो केमिकली क्या है, शहद है वो रासायनिक तौर पर क्या होता है। हमें ये तो पता है कि हनी है वो किसकी फॉर्म है, शहद है वो किसकी फॉर्म है, एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट के भी अलग अलग 3 प्रकार पढ़े हमने, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो इनमें से हनी है वो कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड, इनमें से किस प्रकार के? तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन। इनमें से क्या होगा हनी? तो जो शहद है वो रासायनिक तौर पर किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसैकेराइड। इस प्रकार का मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसमें सिंगल यूनिट जो शर्करा है वो पाई जाती है, ग्लूकोज की सिंगल यूनिट है वो जुड़ी हुई होती है, उससे बना हुआ। तो हनी है वो केमिकली रूप से क्या रहेगा? मोनोसैकेराइड रहेगा। अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम कि भाई जो डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो वो क्या होते हैं, उनके अंदर 2 से 10 ग्लूकोज यूनिट्स हैं वो जुड़ी हुई होती है, और पॉलीसैकेराइड में 10 से ज्यादा, इन्फिनिटी तक, मतलब 10 से ज्यादा कितनी भी हम ग्लूकोज की यूनिट है वो जोड़ेंगे तो वो जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा वो क्या बनेगा? पॉलीसैकेराइड बनेगा। तो जो हनी है वो किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसमें एक ही शर्करा पाई जाती है, एक ही ग्लूकोज इकाई है वो यूनिट है वो पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ फॉलोइंग कंक्लूजन इज नॉट रिलेटेड टू डार्विन। डार्विन से संबंधित नहीं है, जो डार्विन ने खोज की थी उससे रिलेटेड कौन सा जो निष्कर्ष है वो उससे संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, सेकेंड ऑप्शन है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, थर्ड ऑप्शन है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन ने ये चीज भी बताया था कि भाई जो फिट रहेगा, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर पाएगा, खुद को ढाल सकता है, जो वहां का वातावरण है उसके अनुसार, वही जीव है वो क्या करेगा? सरवाइव कर पाएगा, वही जीवित रह पाएगा। दूसरा था क्या कि अपने अस्तित्व के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वही जीव है वो सरवाइव कर सकता है। तीसरी बात उन्होंने जो नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी उसी के अंदर ये दोनों बातें बताई थी। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, द स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये तीनों के तीनों चीज किससे रिलेटेड है? डार्विन से रिलेटेड है। जो डार्विन का कंक्लूजन है उससे रिलेटेड ही तीनों चीज है। उन्होंने जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी उसमें ये सारी की सारी चीजें आई थी। अब बच गया क्या? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट, जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट है उसके बारे में किसने बताया था? तो किसने बताया था? मेंडल ने बताया था, ना कि डार्विन ने बताया था। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था? मेंडल के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। तो जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि डार्विन का कंक्लूजन क्या नहीं है? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट, सी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड बाय। म्यूटेशन है जो उत्परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? यहाँ पर अपने पास फर्स्ट ऑप्शन है बाई IAA, सेकेंड है बाई गामा रेडिएशन, थर्ड ऑप्शन है इथाइलिन, फोर्थ ऑप्शन है बाय इंफ्रारेड रेडिएशन। तो IAA क्या है? IAA आपको पता होना चाहिए, प्लांट हार्मोन्स आपने पढ़े होंगे, वहां पे जो ऑक्सीन होता है, ऑक्सीन जो प्लांट हार्मोन है, पादप हार्मोन है, उसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? इंडोल 3 एसेटिक एसिड। वही IA की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंडोल 3 एसेटिक एसिड। तो ये कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीन हार्मोन है। दूसरा दे रखा है गामा रेडिएशन, तीसरा दे रखा है इथाइलिन। इथाइलिन भी क्या है? इथाइलिन एक हार्मोन है।
इथाइलिन हार्मोन है जो नेचुरली फलों को पकाने का काम करती है। और फिर दे रखा है इंफ्रारेड रेडिएशन। तो कोई भी किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन आता है, किसी भी प्रकार का म्यूटेशन आता है, तो वो हम किसकी वजह से खोज कर सकते हैं? IAA की वजह से, जो ऑक्जिन हार्मोन है उसकी वजह से हम इंड्यूस कर सकते हैं। ऑक्जिन हार्मोन क्या करता है? जो सीड्स होता है पौधे के अंदर, मतलब उसके अंदर सेल डिवीजन का काम करवाता है साइटोकाइनिन, जो साइटोकाइनिन हार्मोन है उसके साथ मिलकर। तो साइटोकाइनिन के साथ मिलकर ऑक्सिन सेल डिवीजन करवा रहा है, और सेल डिवीजन होगा तभी क्या होगा? म्यूटेशन कोज होगा। तो म्यूटेशन है वो किसकी वजह से कोज होगा? बाई IAA। IAA क्या? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ऑक्सिन हार्मोन है वो होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इज अ क्लोज रिलेटिव ऑफ ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग से कौन सा रिलेट करता है? यहाँ पर अलग अलग जो स्पीसीज है वो दे रखी है, वो उनमें से कौन सा है जो क्लोजली रिलेट करता है किससे? ह्यूमन से, मानव से निकटतम संबंधी है, उसका नाम बताना है। गोरिल्ला, चिंपैंजी, या फॉरेस्ट मैन गिबन, या फिर ओरंगोटाउन, या फिर गिबन। इनमें से कौन सा है जो मानव से संबंधित है, मतलब मानव से निकटतम संबंध रखता है, उसके जो लक्षण है वो मानव से मिलते हैं? तो जो चिंपैंजी और वन मानुस गिबन है, चिंपैंजी और फॉरेस्ट मैन गिबन है, ये किससे रिलेट करता है? क्लोजली रिलेट करता है किससे? ह्यूमन बीइंग से। तो बी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चिंपैंजी और फॉरेस्ट मैन गिबन है, ये क्लोजली रिलेट करता है किसके साथ? जो ह्यूमन है उसके साथ। बहुत सारे करैक्टर है वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विडाल टेस्ट इज यूज। विडाल टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है? किसके परीक्षण में प्रयोग किया जाता है इस टेस्ट का? तो फर्स्ट ऑप्शन है फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ येलो फीवर, जो पित्त ज्वर होता है, येलो फीवर होता है, उसके टेस्ट के लिए, या फिर फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलेरा, जो हैजा होता है उसके लिए, फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड का टेस्ट है उसके लिए, मतलब टाइफाइड हो रहा है उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए, या फिर फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ मलेरिया, मलेरिया की संभावना है उस चीज को जांचने के लिए हम विडाल टेस्ट का यूज करते हैं। तो जो टाइफाइड होता है, जो टाइफाइड है उसकी जांच के लिए क्या यूज किया जाता है? विडाल टेस्ट है उसका यूज किया जाता है। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विडाल टेस्ट इज यूज फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ द टाइफाइड, टाइफाइड है उसकी जांच के लिए विडाल टेस्ट है उसका यूज किया जाता है। कई यहाँ पे बोलेंगे मैडम एड्स, नहीं, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट है उसका यूज किया जाता है। विडाल टेस्ट किसके लिए होगा? टाइफाइड के लिए होगा। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच सेल यूनिट इज नॉन मेम्ब्रेन। कौन सा सेल ऑर्गेनल, यहाँ पे अपने पास सेल ऑर्गेनल्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके चारों तरफ किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती? कौन सा सेल ऑर्गेनल होगा जिसके चारों तरफ किसी प्रकार की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट अपने पास न्यूक्लियस, सेकंड है लाइसोसोम, थर्ड है राइबोसोम, और जो फोर्थ है वो है क्लोरोप्लास्ट। तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ झिल्ली है वो पाई जाती है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो पाई जाती है, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। लाइसोसोम के चारों तरफ भी झिल्ली पाई जाती है। अगर लाइसोसोम के चारों तरफ झिल्ली नहीं होगी तो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं, और अगर वो बाहर सेल में रहेंगे तो वो तो सेल को खाई जाएंगे। पहले इसको आत्मघाती थैली बोलते हैं। अगर ये इसके एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं तब तो अपनी सेल को खा जाते हैं। तो लाइसोसोम के चारों तरफ भी झिल्ली पाई जाती है। और हमने पढ़ रखा है क्लोरोप्लास्ट किसका टाइप है? क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है वो किसका टाइप है? प्लास्टिड लवक का टाइप है। और लवक तो क्या है? डबल मेम्ब्रेन वाली सेल ऑर्गेनल है। हरित लवक लवक का एक प्रकार है, और लवक क्या है? धोरी झिल्ली वाला एक अंग है जो कि किस में पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। सिर्फ जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। तो यहाँ पर अपने पास क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम और न्यूक्लियस, ये सारे के सारे किस प्रकार के हैं? ये सारे के सारे जो कोशिका अंग है वो किस प्रकार के कोशिका अंग है? ये सारे कोशिकांग अपने पास झिल्ली वाले कोशिकांग। बच गया कौन? राइबोसोम। और राइबोसोम है वो नॉन मेम्ब्रेन
सेल ऑर्गेनल होता है। राइबोसोम के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, राइबोसोम के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषक है, ये 5 नहीं आएगा, ये SO2। सबसे ज्यादा डैमेजिंग पोल्यूटेंट कौन सा होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। CO2, SO2, SO3, NO2, इनमें से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SO3, NO2, इनमें से कौन सा है जो कि सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो जो SO3 होता है, SO3 होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा नुकसानदायक पोल्यूटेंट होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लांट दैट लाइक सनलाइट आर कॉल्ड। उन पौधों का नाम बताना है हमें यहाँ पे जो सनलाइट को पसंद करते हैं, धूप में ज्यादा ग्रो करेंगे, उन पौधों का नाम बताना है। धूप को पसंद करने वाले मतलब धूप में जिनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होती है, उन पौधों के बारे में बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास हेलोफाइट, सेकंड है हिलियोफाइट्स और थर्ड ऑप्शन है हिटेरोट्रोप, फोर्थ ऑप्शन है अपने पास सियोफाइट्स। तो जो अपने पास हिलियोफाइट्स होते हैं ये ऐसे पौधे हैं जो धूप में ज्यादा ग्रो करते हैं, इनको धूप ज्यादा पसंद है, ज्यादा सनलाइट होगी उतनी ही ज्यादा इनकी ग्रोथ होगी। तो बी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसिड रेन इज कोज्ड बाय। जो अम्ल वर्षा होती है वो किसके द्वारा होती है। एसिड रेन है वो कौन कोज करता है, CO2, SO2, NO2 या फिर O3 या फिर CO, कार्बन डाइऑक्साइड करेगी या सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो SO2 और NO2 है ये क्या कोज करती है, एसिड रेन कोज करती है। और एसिड रेन का pH पूछ लिया जाए तो कितना होगा, 5.6। कितना होगा, 5.6 है वो क्या रहेगा, एसिड रेन का pH है वो रहता है। नेक्स्ट है अपने पास, टर्मरिक हैज ए साइंटिफिक नेम। टर्मरिक जो हल्दी होती है उसका वैज्ञानिक नाम बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कुकुरमा लोंगा, सेकंड है कुकुरमा एरोमेटिक, थर्ड ऑप्शन है कुकुरमा ल्यूकोराइजा, फोर्थ ऑप्शन है अपने पास कुकुरमा जिगेरिया। इनमें से कौन सा है जो कि हल्दी का साइंटिफिक नेम है। तो हल्दी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, कुकुरमा लोंगा। टर्मरिक का साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा, कुकुरमा लोंगा। ए ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड पर्ल ओयस्टर। इनमें से कौन सा है जिसको पर्ल ओयस्टर कहा जाता है या फिर मोती सीप इसको कहा जाता है, कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास लिमुलस, सेकंड है डेटिलियम, थर्ड ऑप्शन है पिनकटड़ा और डी ऑप्शन है ओरिएला। इनमें से कौन सा है जिसको मोती सीप या पर्ल ओयस्टर कहा जाता है। तो पिनकटेडा है उसको क्या कहा जाता है, पर्ल ओयस्टर कहा जाता है। सी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन ओविपेरस। देखो 3 प्रकार के जीव होते हैं, विविपेरस, ओविपेरस, ओविविपेरस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, ओविपेरस के बारे में पूछा गया है जो कि अंडा देते हैं, उन जीवों के बारे में अपने से यहाँ पे पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास प्लेटिलेप्स, सेकंड है फ्लाइंग फॉक्स, थर्ड ऑप्शन है एलिफेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है व्हेल। तो जो फ्लाइंग फॉक्स होती है वो क्या करेगी, एग ले करेगी। सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ मिसमैच पेयर। इनमें से कौन सा है जो मिसमैच है, जो सही मैच नहीं कर रहा। तो रेप्टाइल्स, देखो फर्स्ट ऑप्शन है स्केल रेप्टाइल्स, मतलब जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, स्केल होते हैं, मतलब इस प्रकार की लाइनिंग होती है। तो ये सही है अपने पास। पोरीफेरा कोनासाइट्स और फोर्थ ऑप्शन है पैरापोडिया एनेलिडा। तो ये इनसे सही मैच कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों। जो कॉम्ब प्लेट मोलस्का है ये सही मैच नहीं कर रहा, कॉम्ब प्लेट। तो जो अपना सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि कॉम्ब प्लेट मोलस्का में नहीं होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड। स्वीट पोटैटो है
वो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का है, मतलब कि जो हम स्वीट पोटैटो खाते हैं, शकरकंद खाते हैं, वो किससे संशोधित होती है, उसका कौन सा हिस्सा बनता है, स्टेम, एडवेंटिशियस रूट, टैप रूट या फिर राइजोम। तो जो एडवेंटिशियस रूट होती है, एडवेंटिशियस रूट होती है वो हम क्या करते हैं, एज अ फूड हम उसको खाने में यूज करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इन बोगनविलिया फ्रॉन्स आर मॉडिफाइड ऑफ, बोगनविलिया के अंदर जो कांटे होते हैं वो किससे बनते, किसके द्वारा मॉडिफाई किए होते हैं, किसका संशोधन होते हैं, वो कांटे कहाँ से निकलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है एडवेंटिशियस रूट, सेकंड है स्टेम, थर्ड है लीफ, फोर्थ है स्टिपल्स। इनमें से कौन सा है जिससे बनता है, तो जो स्टेम होता है उससे मॉडिफाई होते हैं क्या, फ्रॉन से। अगर हम बात करें जो कैक्टस के प्लांट होते हैं उनके अंदर पूछ ले कि उनके जो कांटे हैं वो किससे मॉडिफाइड होते हैं, तो वहां पे आएगा लीफ। जो कैक्टस के प्लांट है उनके अंदर लीफ से जो कांटे हैं वो मॉडिफाई होते हैं, जो बोगनविलिया इसके अंदर स्टेम से होगा। सेकंड ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल, इनमें से कौन सा है जो डेड सेल से, मृत कोशिकाओं से बना हुआ होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कोलन काइमा, फिलोयम, फेलम, जैलम, पेरेन्काइमा। तो कोलन काइमा के अंदर कैसी कोशिकाएं पाई जाती है, जो लिविंग सेल्स हैं, जो जीवित कोशिकाएं वो पाई जाती है। फिलोयम के अंदर भी जीवित कोशिकाएं, और जाइलम पेरेन्काइमा उसके अंदर भी क्या होती है, जीवित कोशिका। लेकिन जो फेलम होता है इसमें नॉन लिविंग सेल्स पाई जाती है, निर्जीव कोशिकाएं, डेड सेल्स है वो पाई जाती है। ये फेलम किसको बोल रहे हैं, जो कोर्क होता है, जो अपनी सेल वॉल का कोर्क होता है उसको क्या बोला जाता है, फेलम बोला जाता है। और उसके अंदर कैसी सेल्स पाई जाएंगी, डेड सेल्स पाई जाएंगी। तो सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, रूट हेयर है वो कौन से रीजन से डेवलप होते हैं, जो जड़ के अंदर, पौधे की जड़ के अंदर छोटी छोटी बाल जैसी संरचना होती है वो कहाँ से विकसित होती है वो बताना है। तो फर्स्ट है इलोंगेशन से, सेकंड है रूट कैप से, थर्ड है मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, और फोर्थ है मैचुरेशन से। तो जो रूट कैप होती है, जो मेन रूट होती है उसके साइड में और छोटी छोटी, मेन रूट अपनी ये हो गई और उससे साइड में छोटी छोटी होती है, और उनके साइड में भी छोटे छोटे हेयर लाइक संरचना पाई जाती है। तो जो रूट कैप होती है उससे क्या, किसका डेवलपमेंट होता है, रूट हेयर्स का डेवलपमेंट होता है। सेकंड ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ यूकैरियोट, इनमें से कौन है जो कि एक यूकैरियोटिक जीव नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूग्लिना, सेकंड है स्पाइरोगायरा, थर्ड है एनाबिना, एंड फोर्थ ऑप्शन है अग्रिकस। इनमें से कौन सा है जो कि यूकैरियोटिक जीव नहीं है, तो कौन रहेगा, एनाबिना। एनाबिना है वो क्या नहीं है, एक यूकैरियोटिक जीव नहीं है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ सेल, सेल साइकिल, जो अपने अंदर कोशिका चक्कर चलता है, जब सेल डिवीजन हम पढ़ते हैं तो वहां पे उसकी बात कर रहे हैं, उसमें भी हम जो इंटरफेज आता है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें कोशिका चक्कर में कौन सा सीक्वेंस है, जब कोशिका खुद को तैयार करती है, किसके लिए, डिवीजन के लिए, विभाजन के लिए कोशिका खुद को तैयार करती है, उस टाइम का फेज है वो पूछा गया। तो सबसे पहले हमें पता है कि भाई जीवन अवस्था आती है, उसके बाद एस अवस्था आती है, फिर G2 अवस्था आती है, और फिर उसके बाद एम फेज आता है। ये चार फेज होते हैं किसके, तो देख लो आप कौन सा ऑप्शन सही है, G1, S, G2, M। ठीक है, तो अपना जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा। G1 फेज के अंदर क्या होता है, कोशिका अपने कोशिका अंगों का निर्माण करती है। कोशिका क्या करती है, कोशिका अंगों का निर्माण करती है। और जो एस फेज होता है, एस फेज होता है, इसमें क्या करती है कोशिका, एस फेज के अंदर अपने डीएनए की सिंथेसिस करती है। और G2 फेज के अंदर कोशिका है वो क्या करती है,
प्रोटीन सिंथेसिस करती है, और प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड का निर्माण वही होता है, और एम फेज के अंदर वो पूरी तरह तैयार हो चुकी है, किसके लिए, विभाजन के लिए। तो सी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेन इज यूज टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए कौन सा दाग का यूज किया जाता है, किस स्टेन का यूज किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फास्ट ग्रीन, सेकंड है सेफ्रीन, थर्ड है एसिटो कार्माइन, और फोर्थ है जानूस ग्रीन। ये सारे के सारे एक प्रकार के केमिकल होते भाई। इनमें से किसका यूज किया जाता है लैब में? हम अगर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखना है तो उसके लिए तो जो जेनुस ग्रीन होता है उसका यूज किया जाता है। जेनुस ग्रीन केमिकल है, उसका यूज किया जाता है लैब के अंदर अगर हमें कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया देखना है। तो फोर्थ ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेल विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी। कोशिकाएं जो विभाजित नहीं हो रही उनमें होने की संभावना। जिन कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता, तो विभाजन के लिए जब वो तैयार हो रही होती है तो उसके बीच में एक फेज आता है। नॉर्मली तो क्या फेज पढ़े हमने, G1 S G2 M, ये 4 फेज पढ़े हैं हमने, 4 फेज पढ़े। इन चारों के बीच में एक एक फेज आता है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं करेगी, रेस्टिंग फेज में चली जाती है। आगे जाके वो डिवाइड नहीं होगी, वो रेस्टिंग फेज में चली जाती है। अगर कोई भी अगर वो सेल ऑर्गेनल नहीं बना पाई या सिंथेसिस फेज में डीएनए प्रॉपरली नहीं बन पाए तो वो क्या करेगी, रेस्टिंग फेज में चली जाएगी, और फिर उसका आगे विभाजन नहीं होता है। फिर वो जब भी खुद को प्रिपेयर करेगी उसके बाद दोबारा से विभाजन प्रक्रिया वो आगे कर सकती है। कुछ टाइम पीरियड के लिए वो रेस्टिंग फेज में चली जाती है। तो इनमें से कौन सा फेज है जो रेस्टिंग फेज होगा? तो G1 नहीं, हमने पढ़ लिया, G2 भी नहीं है, और S फेज भी नहीं है। तो जो G0 होता है, G0 फेज होता है, इसमें कोशिका हमेशा किस में जाएगी, रेस्ट फेज में जाएगी। थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमाइटोसिस यूजुअली अकर इन। एमाइटोसिस प्रोसेस है जो असूत्री कोशिका विभाजन होता है, वो किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक में, विभजोतक में, बीजाणु मृत कोशिकाओं में। तो किस में पाया जाएगा एमाइटोसिस? जिसमें कोशिका सीधा क्या करिए, टूट के अपने जैसे जीव बना रही है। तो प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें, प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है एमाइटोसिस, असूत्री कोशिका विभाजन। तो सेकेंड ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द लोवेस्ट वाटर पोटेंशियल इज फाउंड इन। जल का सबसे कम जल विभव कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाएगा, या जाइलम में, या जड़ के बाल में, या फिलोएम में? तो जाइलम और जड़ के बाल में और पत्तियों में पानी का पोटेंशियल अगर कम हो गया तो फिर तो सारी प्रोसेस ही प्रॉपर नहीं चल पाएगी पौधे की। तो जो फिलोएम होता है उसके अंदर क्या होगा, फिलोएम की जो सेल्स होती है उनके अंदर वाटर पोटेंशियल है वो कम होता है, क्योंकि फिलोएम में क्या होती है, शुगर, और जहाँ शुगर होगी वहां पर वाटर पोटेंशियल है वो क्या रहता है, कम रहता है। तो फोर्थ ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फिलोएम। जो फूड बना है पौधे के अंदर शुगर की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में है, जो वो पौधे में किस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, किस दिशा में वो गति करेगा? बाई डायरेक्शनल, नॉन मल्टी डायरेक्शनल, अपवर्ड, या फिर डाउनवर्ड? तो एक चीज याद रखना, फिलोएम है वो उसकी मूवमेंट कैसी रहती है, बाई डायरेक्शनल। फिलोएम की हमेशा मूवमेंट कैसी रहेगी, बाई डायरेक्शनल, दिशात्मक रहती है। वो ऊपर भी भेजेगा फूड, नीचे, मतलब जो भी हिस्सा पौधे का हरा नहीं है उस हर एक हिस्से में वो क्या भेजने का काम करता है, भोजन भेजने का काम करता है। तो फिलोएम की डायरेक्शन हमेशा कैसी रहती है, बाई डायरेक्शनल रहती है। फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ ले जाइलम की पूछ ले तो उसकी हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहती है, और वो किधर से, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, हमेशा पानी को नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचाएगा। मिनरल्स जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचाएगा। तो जाइलम की डायरेक्शन हमेशा कैसी रहेगी, यूनिडायरेक्शनल। फिलोएम की हमेशा कैसी रहेगी, बाई डायरेक्शनल। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इसने किसका पूछा है, फिलोएम का पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाईबैक डिजीज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। जो डाईबैक रोग है वो किसकी कमी से होता है?
डाईबैक रोग है वो किसकी कमी से होगा? जिंक से होगा, कॉपर से होगा, मैग्नीज से होगा या बोरोन से होगा? तो जो कॉपर होता है, जो तांबा होता है, उसकी कमी आ जाती है प्लांट्स में, तो कौन सा रोग होता है? डाईबैक रोग है वो हो जाता है, डाईबैक डिजीज है वो हो जाती है। ये अपने कुछ एमसीक्यू हो गए जो इम्पोर्टेंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को अच्छे से देखना, साथ साथ अपना रिवीजन अच्छे से करते रहो। अगर वीडियो आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगी, कुछ समझ में आया, तो प्लीज लाइक कर देना और शेयर कर देना। जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।